हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वही पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, बोर्स मैग्नेट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करें कुछ ऐसी टर्म के बारे में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर यूज होती है हमारी, और वो कैसे कैसे हम उनको याद कर सकते हैं और कैसे उनकी डेफिनेशन से उनको याद करेंगे। एक टर्म को हम किस किस वे के अंदर याद कर सकते हैं, उस बारे में हम आज बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म के अंदर हमारी कौन कौन सी टर्म यूज होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती हुई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखो परमेबिलिटी क्या होती है, आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा था जब हमने चार्जेस की बात की थी, जब हमने कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बात की थी, तो उसमें हमारे पास क्या था, एक एप्सिलॉन नोट आया था हमारे पास। एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या था भाई, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमेबल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, यानी उसको हम क्या दे रहे हैं, हम उसको जाने दे रहे हैं भाई अपने अंदर से, या किसी भी रास्ते से उसको हमने क्या दे दी, परमिशन दे रहे हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। तो जब हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात आती है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी, मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। अगर उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं किसी भी मेटेरियल के अंदर से, मेटेरियल के अंदर से पास होने की, तो वो उसकी क्या बोली जाती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोली जाएगी। कोई भी मटेरियल बोल सकते हो, या कोई भी एक ऐसी जगह बोल सकते हो जिसके अंदर से हम उनको परमिशन दे देते हैं भाई कि आप यहाँ से पास आउट हो सकते हो, तो वो क्या होती है, परमेबिलिटी होती है। तो जब हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर हम किसको करेंगे भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जाने देंगे, उनको परमिशन देंगे जाने की। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट, यानी ये क्या होती है, एबिलिटी होती है मटेरियल की क्या करने की, टू परमिट यानी परमिशन देने की, द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, यानी कोई एक मटेरियल है, जैसे हमने ये कोई एक मटेरियल हमने ले लिया भाई अपना, ठीक है, ये मटेरियल ले लिया, यहां से हमारी क्या है, मान ले यहाँ पर हमारा क्या है, साउथ पोल है, और यहाँ पर हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। अब देखो ये हमने कोई भी एक मटेरियल हमने एज्यूम कर लिया। अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो आपकी क्या जाती है, नॉर्थ टू साउथ मूव करके जाती हैं। अब ये मटेरियल इनको क्या कर देगा, अपने अंदर से पास आउट भी होने दे सकता है, लेकिन कब, जब ये चाहेगा जब। लेकिन अगर ये क्या करेगा, अगर ये इनको अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से पास आउट होने की, तो ये कैसे जाएंगी। तो ये क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की जो क्या करता है, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर देता है, परमिट कर देता है कि आप मेरे अंदर से पास आउट हो सकते हो। यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, यानी कोई मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास आउट होने देता है, तो वही उसकी जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम बोल देते हैं। अब देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ साथ आपने एक टर्म और पढ़ी होगी पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, अब हम यहाँ पर किसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो क्या टर्म हो जाएगी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसको हम क्या दिखाते हैं भाई, म्यू आर से हम उसको दिखा देते हैं, ये क्या होता है, उसका सिंबल होता है। अब देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव का क्या मतलब है, यहां पर हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी दिखाई किसी मटेरियल में, लेकिन अगर हमारे पास कोई मटेरियल ना हो, यानी कोई ऐसी जगह हो जहां पर हमारा क्या हो, वैक्यूम हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जैसे एक हमारे पास एक जगह ऐसी है जहां पर हमारी एयर प्रेजेंट है या कोई भी मटेरियल प्रेजेंट है, या फिर आप ये मान सकते हो एक मटेरियल हमने लिया, ठीक है, उसको हमने एक बार किसी भी मीडियम के अंदर रखा, एयर या वाटर के अंदर, फिर हमने उसी मटेरियल को क्या किया, स्पेस के अंदर रख दिया भाई, ठीक है। अब दोनों मीडियम के अंदर हमने क्या करवाई, उस मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारी पास करवाई, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो उन दोनों की क्या बन जाती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो देखो
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमने लिखा है म्यू आर से। अगर इसकी डेफिनेशन आप बताओगे तो क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अब देखो इसमें हमने एक टर्म यूज की है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में से जाती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल देते हैं। अगर मैं ये नहीं बताता तो कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो सकते थे कि पर यूनिट एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी कैसे दिखा दी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। यानी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी पास होती है किसी भी मटेरियल के अंदर से, वो क्या होती है, उसकी फ्लक्स डेंसिटी बोली जाती है। ठीक है, तो देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन द मटेरियल। किसके अंदर भाई, इन मीडियम, मीडियम के अंदर हमने रख दिया टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन मटेरियल इन वैक्यूम। तो यहां पर हमने वो मटेरियल कहां पर का, मीडियम के अंदर रख दिया, और एक बार उस मटेरियल को हमने कहां पर रखा भाई, वैक्यूम के अंदर रखा। और दोनों केस में हमने क्या करवाई, उस मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाई। फिर हमने क्या किया, उन दोनों का रेशियो ले दिया, यानी म्यू आर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी नोट। बी हमारे पास क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर है, खाली अगर बी लिखा मिलता है इसका मीडियम क्या है, इसका मतलब क्या होता है, वो मीडियम के अंदर है। और जहां पर आपका बी नोट लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब क्या है भाई, वो वैक्यूम के अंदर है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमने क्या दिखा दी, मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कहां पर दिखा दी, वैक्यूम के अंदर। दोनों का हमने रेशियो ले दिया तो हमारे पास क्या आ गई भाई, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। तो एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। लेकिन अगर हमारे पास दोनों मीडियम की परमेबिलिटी पहले से ही होती है तब हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। तो देखो जब आपके पास पहले से ही रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी दी जाती है, या फिर आप ये मान लो आपको रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और आपके पास परमेबिलिटी दी जाती है मीडियम की और किसकी, वही स्पेस की, तो उसको उसमें आप डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रेशियो लिया था हमने मीडियम के अंदर और स्पेस के अंदर, यहाँ पर हम डायरेक्ट परमेबिलिटी का रेशियो ले देंगे, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास क्या आती है वही मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, उसको कैसे कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात आती है तो यूनिट आपकी क्या होती है इसकी हो जाती है वेबर पर एम्पियर पर मीटर भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है। और इसकी दूसरी यूनिट आपकी क्या होती है, देखो जो आपका वेबर होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, जो आपका वेबर जाएगा वो एक वेबर होता है आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहां से आप क्या करोगे, वेबर की वैल्यू टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो यहां पर कहोगे टेस्ला मीटर स्क्वायर इनटू में पर एम्पियर पर मीटर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से टेस्ला आपका एज इट इज एम्पियर का स्क्वायर और -1, तो एम्पियर सॉरी मीटर पर एम्पियर, ये भी यूनिट हो जाती है इसकी। और एक हमारे पास ये भी यूनिट हो जाती है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। साथ में इसकी एक यूनिट और होती है हमारे पास, क्या होती है वही जो हेनरी, एक हो जाएगी इसकी हेनरी और इनटू में क्या हो जाएगी पर मीटर वही। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। जो इसकी यूनिट आती है हमारी, एक हमारे पास के वेबर पर एम्पियर पर मीटर। वेबर किसके इक्वल होता है भाई, टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर जब वेबर की वैल्यू पुट करोगे टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर मीटर, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं भाई। तो ये हमारे पास क्या आती है, कुछ यूनिट आती है हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, फर्स्ट टर्म थी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो चलिए चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर, क्या आती है हमारे पास नेक्स्ट टर्म आपकी। तो
देखो वही सेकंड टर्म हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कितना फोर्स लगा देती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, लोरेंट्ज फोर्स लेते हैं भाई। लोरेंट्ज फोर्स आप सभी को पता होता है, लोरेंट्ज फोर्स। तो देखो लोरेंट्ज फोर्स के अंदर क्या होता है, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो तब उसके ऊपर जो कंबाइंड इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, उसी को हम लोरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं। तो देखो लोरेंट्ज फोर्स का आपके पास फार्मूला आया था, F इज इक्वल टू क्या नोट V क्रॉस B। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम हटाते तो यहाँ पर क्या जाता है आपका साइन थीटा, यानी F इज इक्वल टू क्या नोट VB साइन थीटा आपका जाएगा। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करता है जब वो क्या जाता है, मोशन के अंदर जाता है भाई। अगर रेस्ट के ऊपर होता है तो सिंपली उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जब वो मोशन के अंदर जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी, लेकिन हमें यहाँ पर किसकी बात करनी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को हम हटाते तो क्या आ जाता है आपका साइन थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस बी की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो यहाँ से अगर क्या नोट को मैं रख देता हूँ 1 कूलम के इक्वल, वेलोसिटी रख देता हूँ भाई 1 मीटर पर सेकंड, और साइन थीटा यानी एंगल को मैं रख देता हूँ 90 के इक्वल, तो साइन 91। तो जो आपका फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम इसको कह सकते हैं मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, यानी इतनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव करता है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं। अगर अब देखो यहाँ पर जो फोर्स या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई है, अगर उसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या होती है भाई, इसकी SI यूनिट आती है। अगर आप CGS यूनिट की बात करते हैं तो जो इसकी CGS यूनिट होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वही गोस हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो गोस और जो टेस्ला, गोस या फिर हम टेस्ला बोल सकते हैं, अगर गोस और टेस्ला के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो आपका जो 1 गोस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है भाई, 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल हो जाता है। तो ये रिलेशन कई बार पूछ भी लिया जाता है भाई 1 मार्क्स के अंदर कि 1 गोस की वैल्यू कितनी होती है, तो 10⁻⁴ टेस्ला, इसको आप याद कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या थी, सेकंड टर्म आई थी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर, आपको इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और ज्यादा इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए भाई, और ना ही मैं भी आपको पूरी कोशिश करता हूँ बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल देके, तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर भाई। तो देखो भाई नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, H से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होता है इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू व्हिच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने एक, आपको टोरॉइड तो पता ही होगा भाई, ठीक है, टोरॉइड हम कैसे बनाते हैं, यानी सोलेनोइड को हम एक सर्कुलर शेप में राउंड करवा देते हैं ऐसे, तो वो क्या बन जाता है आपका एक टोरॉइड की तरह काम करेगा। अब इस टोरॉइड के ऊपर मैं क्या करवाता हूं, एक वायर वाउंड करवाता हूं ऐसे सर्कुलर शेप में ऐसे, ऐसे भाई, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, आई करंट दे दिया, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितनी दे दी भाई, n दे दी, ठीक है। तब इसके अंदर आपको पता है कि जो सोलेनोइड होता है या टोरॉइड होता है उसके अंदर
कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है आपकी, म्यू एन आई के इक्वल आ जाती है अगर वो मीडियम के अंदर रखा है, अगर स्पेस के अंदर है तो म्यू नॉट एन आई के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो यहां से अगर आई हमने करंट दिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स दी, तो हमारे पास क्या जाती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू एन आई के इक्वल आ जाती है। अब यहां से देखो जो एन इंटू में आई आपका दिया जाता है वो क्या होता है भाई आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये क्या होती है भाई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को अब यहां से क्या बता सकते हो भाई, इट इज डिफाइंड एज द number of ampere turns following number of ampere turns flowing in a material, flowing in a round material हम बोल सकते हैं भाई, flowing in a round material, ठीक है। जिसको इस राउंड मटेरियल को हमने किसका नाम दिया, सोलेनोइड या टोरॉइड का हमने नाम दिया है। तो देखो जो एन हमारे पास क्या नंबर्स, आई क्या होता है करंट होता है भाई, तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, यानी आई जो आपका करंट करेगा वो क्या करेगा, इस नंबर टर्न्स के अंदर क्या करेगा, फ्लो करके जाएगा भाई। तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग इन ए राउंड मटेरियल, वही हमारे पास क्या होती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, हम उसको बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो B की वैल्यू आएगी आपकी वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की टर्म में एन आई को हमने किसके इक्वल लिख दिया, H के इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा म्यू इनटू में H। लेकिन ये किस में है भाई, म्यू आया आपका मटेरियल के अंदर, तो ये मटेरियल के अंदर आएगी वैल्यू। अगर आप इसको फ्री स्पेस के अंदर रखते हो, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है फ्री स्पेस के अंदर, वहां पर आपने कोई एक मटेरियल आप रख देते हो, तो वो मटेरियल फ्री स्पेस के अंदर कितना मैग्नेटाइज होगा, तो उसी टर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में H, यानी वहां पर जो परमेबिलिटी आएगी आपकी म्यू नॉट वो फ्री स्पेस की आ जाएगी, और यहाँ पर किसकी आएगी भाई आपकी मटेरियल की आ गई थी। तो यही डिफरेंस होता है हमारे पास परमेबिलिटी में, और इसी की वजह से हमारी जो टर्म्स होती है वो क्या हो जाती है, आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, थर्ड टर्म थी मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हुई। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो इससे पहली जो टर्म हमने पढ़ी थी वो क्या थी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, लेकिन ये क्या है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो सबसे पहले तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब पहले हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के अंदर हम क्या करते थे कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखाते थे उस मटेरियल के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड ने उस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज किया है, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में हम क्या करें भाई कि वो जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, यानी कि उसमें हमने इफेक्ट दिखाया था मैग्नेटिक फील्ड का, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं इफेक्ट दिखा रहे हैं उस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक तो डेफिनेशन ये है, और दूसरी हम यहां से लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द या फिर इट इज डिफाइंड द डिग्री as the degree to which a material is magnetized, when placed in magnetic field। देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है जो पिछले वाले में डेफिनेशन लिखी थी इनके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो। वहां पर क्या दिखाई थी, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू व्हिच ए मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
जब हम एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है, वो क्या हो जाती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर यहां से हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या फिर ये बोल दो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट को मैम से दिखा देते हैं, यानी मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट आती है आपकी वो m डिवाइडेड बाई v, ये भी रेशियो होता है। अब इसके अंदर देखो, मान लिया हमने कोई एक स्पेसिमेन हमने अज्यूम कर लिया, यानी कोई एक मटेरियल हमने अज्यूम कर लिया, उसको हम क्या रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं भाई। अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है मैंने क्या मान ली स्मॉल m की इक्वल मान ली, ये इसका सेंटर है o, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली भाई 2a के इक्वल एज्यूम कर ली, यानी हम क्या बना रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब इसका जो एरिया है इस मैग्नेटिक मटेरियल का हमने एरिया किसके इक्वल माना है भाई, a के इक्वल हमने एज्यूम कर लिया, या स्मॉल a मान सकते हो या कैपिटल A भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है भाई, ठीक है। जैसे हमने स्मॉल a के इक्वल मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं भाई, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी किसके इक्वल हो जाएगी m इंटू में 2a, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी किसके इक्वल आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू में डिस्टेंस m इंटू में 2a, और नीचे क्या है भाई आपका वॉल्यूम, वो तो वॉल्यूम क्या आएगा। अब देखो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है a इंटू में आपका क्या हो जाएगा जो डिस्टेंस आती है आपकी, इस डिस्टेंस को हम दिखा सकते हैं भाई, हमने यहाँ पर 2a मान ली तो हम क्या मान लेंगे 2a के इक्वल हम इसको मान लेंगे, तो देखो यहाँ से आपका क्या होगा 2a से 2a आपका क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है भाई, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या बची सिर्फ आपके पास m डिवाइडेड बाई a, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं रेशियो भी तो बोल सकते हैं हम, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई एरिया, यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी हम इसको बोल सकते हैं भाई। यहाँ से ये हमारे पास क्या जाता है फॉर्मूला जाता है किसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं आई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी भाई, अब अगर हम क्या करते हैं इसकी यूनिट देखते हैं, यहाँ से यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, तो देखो m डिवाइडेड बाई a। अब जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी आती है हमारे पास, उसकी क्या वैल्यू आ जाती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की आपके पास वैल्यू होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आपका एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर जाएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल, सिर्फ क्या बचा आपका एम्पियर बचेगा भाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई वैल्यू आ जाती है, और सॉरी नीचे, हाँ ठीक है भाई देखिए यहाँ से नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ से अगर आप यूनिट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ से जो हम लेंगे ना ये मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू लेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी क्या होती है m इज इक्वल टू आई, यानी कि जो आपके पास m का जो फॉर्मूला जाता है भाई इसको हम क्या दिखा देते हैं आई इंटू में क्या दिखाएंगे एरिया, आई इंटू में एक इक्वल हो जाती है, लेकिन आपने ध्यान रखना है अभी जो पिछली तरफ हमने यूज की है उसके अंदर हमने h की वैल्यू निकाली है, h की वैल्यू क्या आई थी n इंटू में i, लेकिन यहाँ पर है m, n की वैल्यू क्या होती है i इंटू में a, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो यहाँ से देखो i इंटू में a ये होगा एम्पियर, और एरिया किसके अंदर चला गया आपका मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप इसकी यूनिट करोगे तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में आपका क्या भाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके अंदर चला जाता है मीटर क्यूब के अंदर, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो सिर्फ क्या यूनिट बच गई एम्पियर पर मीटर, तो ये आपकी यूनिट आ जाती है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी यूनिट क्या करोगे कैलकुलेट कर सकते हो भाई। नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं हम, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी भाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसको हम किससे दिखा देते हैं जाई एम से हम इसको दिखा देते हैं, इस सिंबल को बोल देते हैं जाई भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आती है आपकी वो क्या होती है, वही दोनों टर्म हमने यूज करनी जो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है भाई इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम किससे दिखा देते हैं आई से दिखाते हैं, अभी हमने पढ़ा है टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स,
मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H से दिखा देते हैं, या फिर इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं भाई हम H को। ठीक है, हम आप पढ़ चुके हैं दोनों टर्म को। तो यहाँ से जो जाइम का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, I/H हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से जो हमने I निकाला था अभी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या आई थी, M/V के इक्वल आ गई थी हमारे पास। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, I की जगह अगर मैं M/V पुट करता हूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पर I की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M/V इंटू में H, यह आएगा आपके पास फॉर्मूला। तो इसको हम और किसका नाम दे सकते हैं भाई, इसको हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिवाइड बाय में वॉल्यूम आ गया इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसकी आप यूनिट देखते हो, यूनिट तो देखो भाई, आई हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच आपके पास क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, तो दोनों ही आपके पास इंटेंसिटी। जब आप इंटेंसिटी को इंटेंसिटी से डिवाइड करते हो, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई एक बच्चा चल रहा है वो उसकी वेलोसिटी है, दूसरा बच्चा चल रहा है वो उसकी अलग वेलोसिटी है, अगर मैं दोनों वेलोसिटी की यूनिट देखता हूं तो यूनिट आपके पास क्या रहती है, सेम, मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये दोनों हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है, भले ही इनके सिंबल क्या है आपके पास अलग अलग हैं, लेकिन ये भी इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी है, तो दोनों टर्म हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की जब ऊपर भी यूनिट लिखोगे तो सेम यूनिट आएगी, एच की भी यूनिट लिखोगे तो ये भी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी यूनिट का क्या है आपकी सेम ही आएगी। कहीं पर भी आप जाके निकाल लो, किसी भी फॉर्मूले के अंदर कैसे भी करके निकाल दो, इंटेंसिटी यूनिट क्या आएगी, सेम आएगी। सभी क्वांटिटी की जो यूनिट होती है आप कहीं से भी कैलकुलेट करो, यूनिट उसकी सेम रहती है। ये नहीं है कि आपने एक बार कैलकुलेट की अलग यूनिट आ गई, दूसरी बार कैलकुलेट की उससे अलग यूनिट आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, इंटेंसिटी को जब हम इंटेंसिटी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपकी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है वो कोई भी यूनिट नहीं होती भाई, इसको हम नो यूनिट से दिखा सकते हैं कि इसकी कोई भी यूनिट आपकी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या टर्म है जो हमारी क्या होती है, यूज होती है मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो इनको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया विद एग्जांपल्स, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है। और जैसा भाई आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो आपको करना ही है। और जो नए बच्चे आते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो फिजिक्स है वो बिल्कुल इजीएस्ट वे के अंदर आपको अंडरस्टैंड हो सके। क्योंकि फिजिक्स जितनी आप अंडरस्टैंडिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी, उतनी ज़्यादा आपको आएगी फिजिक्स। लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स के अंदर। तो रटने से अच्छा है किसी चीज़ को हम समझ के करें। रटने वाली जो चीज़ होती है 2 दिन तक आप याद रखोगे, बाद में भूल जाओगे। लेकिन मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। भाई जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।